पंचायती इंतखाबात के हवाले से मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया है और इस हवाले से उनकी क्या राय होगी, क्या वो इन इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। और म्यूनसिपल एक्ट में जो तरामीम रिसेंटली लाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, जिसके तहत अब जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ासतौर पर जो शहर श्रीनगर के अंदर म्यूनसिपल हदूद है वहाँ पर अब टैक्स भी, प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा करना होगा, उस पर भी अपनी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताएंगे कि आज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हुई है, यानी सीज फायर का वायलेशन हुआ है। भारतीय फौज की जानब से पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की जानब से भारत पर सीज फायर का वायलेशन एक बार फिर इल्ज़ाम और दर्ज इल्ज़ाम लगाते रहे हैं आपस में। लेकिन इस सब के बीच आर पार की जो आबादी है वो मुतासिर हो रही है। अगर हम कमल कोट सेक्टर की बात करेंगे, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका मानना है कि सरहद पार से जो फायरिंग हो रही है उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका मानना था कि इससे पहले जो 2 बार बैक टू विलेज प्रोग्राम, यानी 2 मराहिल बैक टू विलेज के चले हैं, उसके तहत उन्होंने ये दरख्वास्त लिखवाई थी, सुनवाई थी, बताई थी कि यहाँ पर बंकर्स तामीर किए जाएंगे। लेकिन इतना वक्त और इतना अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक भी इन बंकर्स को तामीर नहीं किया गया है। कमल कोट के साथ साथ अगर बाकी इलाकों की बात या बाकी सेक्टर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी लोगों की ऐसी शिकायत है। उनका मानना है कि जो हमारा अपना निज़ाम है, अपना सिस्टम है, अपना मुल्क है, वहाँ पर भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है। उनका मानना है कि आज तक हर सरकार ने, हर लीडर ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर ऑफिसर ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बंकर्स जो है वो तामीर किए जाएंगे, लेकिन ये वादे सराब ही साबित हुए। हम शुमाली कश्मीर के सरहद इलाके उड़ी की बात करें, इस वक्त हम कमल कोट के इस सेक्टर में मौजूद है। हालांकि यहाँ पे आज रात को तकरीबन 1 बजे से 1:30 बजे तक जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की जानिब से। हालांकि इसमें किसी जानी व माली नुकसान के इतलात मौसूल नहीं हुए हैं। अगरचे हम इस इलाके की बात करें, ये पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल LOC के बिल्कुल नज़दीक है। जो भी 0.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं इन लोगों को जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे यहाँ पे जो है बार बार से जो गोलाबारी होती है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो गोले दागते गए, आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है 1 बजे के करीब तकरीबन 1:30 बजे तक ये जो फायरिंग का सिलसिला, ये जो गोलाबारी का सिलसिला ये जारी रहा। इसमें जो है आम जो मुकामी लोग हैं काफ़ी खौफजदा हुए हैं। हमने कई मुकामी लोगों के साथ बात की तो इनका यही कहना है, अगर यहाँ पे बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकंड भी हुआ, उसके बाद जो थर्ड फेज चल रहा है, यानी कि आज जो थर्ड फेज चल रहा है। हालांकि ज़िले इंतज़ामिया ने जो लोगों के साथ वादे किए वो वादे जो है खोखले साबित हुए। यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे जो है कोई काम नहीं किया गया। हालांकि इनकी तरफ से ये भी अपील है कि पिछली दफ़ा जो सरकार ने, चाहे हम जिस वक्त PDP सरकार थी या NC सरकार थी, उस वक्त ये यकीन दहानी किया था, लीडरों ने जो यकीन दहानी दिलाई थी कि हम आपको जो है बंकर तैनात करेंगे, मगर आज तक जो है इन लोगों को जो है वो नसीब में नहीं मिला। अगरचे आज भी इन लोगों का यही कहना है, हम रियासती सरकार, इसके साथ साथ मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया, ज़िला इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो फ़ौरन से फ़ौरन जो भी इन रिहायशी इलाकों जो ये पहाड़ी इलाके के लोग हैं, जो भी 0.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, इन लोगों को जो है बंकर फराम करें, ताकि जब भी गोलाबारी होगी तो ये उन्हीं बंकरों में अपने जान बचाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे जो है इस शेलिंग से जो ये जो गोलाबारी होती है, ये जो कशीदगी हर हमेशा जो है चालू रहती है, इससे जो है आम मुकामी लोगों के साथ साथ बच्चे भी और माल मवेशी पे जो है काफ़ी असरात पड़ रहे हैं। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, उड़ी कश्मीर। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहेगा आइंदा या मुजवज़ा जो इंतखाबी माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है। यानी सरकार का हदफ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 13,000 के करीब पंचायती नशस्तें हैं उन पर इलेक्शन कराए जाएंगे। हालांकि रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी जितने भी दफातर इसके साथ एसोसिएटेड है उनकी जानिब से भी अब फाइनल नोट इसे दिया गया है, और बहुत जल्द इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी होने का भी जो है अंदाज़ा और अटकलियाँ लगाई जा रही है। सोर्सेज के हवाले से माना जा रहा है कि नवंबर के महीने से इंतखाबात शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP खामोशी नज़र आ रही हैं, लेकिन अपनी पार्टी इन PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ राय हमेशा हमें देखा कि रखती आई है। लेकिन इन इलेक्शंस को लेकर उनकी क्या राय होगी। आज शहर श्रीनगर के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आए हुए कुछ लीडरान की मीटिंग अपनी पार्टी के दफ्तर में मुनक़्क़द हुई। मोहम्मद अशरफ मीर यहाँ पर मौजूद थे, उनकी सदारत में ये मीटिंग हुई है, और इस दौरान उन्होंने पार्टी वर्करों को पार्टी मजबूत बनाने पर जोर दिया है। 5 अगस्त के फैसले के बाद क्या अपनी पार्टी अब
इन इंतखाबात के लिए तैयारी कर रही है। हमने उनसे पूछा कि आपका क्या मौक़िफ़ है। मोहम्मद अशरफ मीर का मानना था कि इस हवाले से अगरचे अभी पार्टी ने हतमी मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया है, अब हतमी राय नहीं बनाई है, लेकिन उनका मानना है कि शो मस्ट गो ऑन, यानी जो हालात है अब हालात के साथ चलना ज़रूरी है। हमने उनसे पूछा कि दर्जन भर जो कवानीन है, म्यूनसिपल कवानीन है, उनको भी तरमीम लाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, जिसके तहत अब प्रॉपर्टी टैक्स शहर श्रीनगर के लोगों को, जो ख़ास तौर पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में रहते हैं, उन्हें अदा करना होगा। तो उस पर भी मोहम्मद अशरफ ने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हुआ, ये डिसीजन जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। हम फाइट करेंगे, कानूनी फाइट करेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू फाइट करेंगे, जो भी इसका लीगल प्रोसीजर है, लीगल सैंक्टिटी है, उसके थ्रू फाइट करेंगे। हम छुप करके नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जिस घर को आग लगी उस घर को नए से बनाना है और नया संवारना है, तो चलना आगे तो चलना है। लेकिन जो आगे सियासी हलचल है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे सियासी माहौल एक बन रहा है। उसमें अब कुछ जो बचे खुचे पंच सरपंचों के ये जो नोटिफिकेशन है, मुझे नहीं लग रहा अभी उसका कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हो गया है। जो ही उसका अनाउंसमेंट हो गया, पार्टी देखेगी अपने एंड से, हम भी इस पर मशवरा करेंगे, एक कमेटी बैठेगी और जो सबों का डिसीजन होगा, पार्टी का डिसीजन होगा, हाई कमांड का डिसीजन होगा, हम उस पर फॉलो करेंगे। 5 अगस्त का जो वाक़या हुआ, हमारी स्टेट को डिमोट किया गया यूटी में। अंडर यूटी एक्ट जो भी यहाँ पर स्टेट की एक्टिविटीज़ होगी, स्टेट का कानून तो ख़त्म हो गया, अब यूटी एक्ट के तहत हमें चलना पड़ेगा। लेकिन जहाँ जहाँ भी लोगों के साथ गलत हो रहा है, कोई एक्ट ऐसा लाने की कोशिश करें जिससे जो लोगों के हक़ में नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि मरकज़ से जो सेंट्रल में हुकूमत है, जिसकी भी है, बीजेपी की है, तो हम उनसे ये इश्यूज़ लोगों के टेकअप करेंगे। देखेंगे इंशाल्लाह किस हद तक हम कामयाब हो जाएंगे, ताकि आवाम को तकलीफ़ ना हो जाए, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो जाए तो हम इस कानून को, इस एक्टों को तरमीम करने की कोशिश करवाएंगे। चलिए नाज़रीन, ये थी अपनी पार्टी की राय, लेकिन पीडीपी की क्या राय है? क्योंकि पीडीपी का मानना है कि जब से 5 अगस्त का फैसला हुआ है, या जब से जो डेमोक्रेटिक सरकारें जम्मू कश्मीर से चली गई हैं और उसके बाद गवर्नर राज आया है, तब से अफसरशाही यहाँ पर सर चढ़कर बोल रही है। उनका मानना है कि रिसेंट जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, उसके दौरान भी लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया, उसके दौरान भी लोगों ने अपने शिकायत और खदशात का भी इजहार किया, और कई एक जगहों पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। और ये प्रोटेस्ट सरकार को ये समझने के लिए काफ़ी थे कि गवर्नर से को माइनस करके जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पर है, वो किसी की ना सुनते हैं और ना कोई काम करते हैं, और कोई अगर उनके पास अप्रोच भी करता है तो उन्हें भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। ये सफीना बेग का मानना है, उन्होंने हमारे साथी सईद रूफ के साथ बात करते हुए किया। देखिए, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो बहुत ही बदतर है और बहुत ही बुरे हालात हैं आम लोगों के। सिर्फ जो 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पर सिचुएशन हुई, एक तो आपको पता है उससे हमारी इकॉनमी का क्या हाल हो गया, टूरिज्म का क्या हाल हो गया, और जो बाकी सेक्टर्स हैं, एजुकेशन भी कितना अफेक्टेड हो गया। लेकिन उससे मज़ीद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है वो ये आ रही है कि पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, लेकिन आम लोगों के ये मसाइल आ रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सबके बारे में मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है एलजी साहब को थोड़ा सा इस चीज़ में देखना पड़ेगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनमें इतनी एरोगेंस आ गई है कि ना ये किसी की बात सुनते हैं। बिकॉज ये लोग ये सोचते हैं कि यूटी बन गया, पॉलिटिशियंस ख़त्म हो चुके हैं, तो हम जो हैं किसी के सामने कोई हम जवाबदेही हमारी है नहीं। तो आम लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे बैक टू विलेज एक प्रोग्राम था जिसका जिक्र ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मुझे लगता है सही फीडबैक यहाँ से नहीं मिल रहा है कि जो ग्राउंड पे है, आपके बैक टू विलेज जितने प्रोग्राम्स हुए हैं उनमें आज तक एक नाली वाला काम भी नहीं हुआ है। और जो एक थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी पे जो कंट्रोल होता था वो कंट्रोल अब नहीं रहा है, बिकॉज जो पॉलिटिशियंस के साथ हुआ है तो उन्होंने एक फॉर ग्रांटेड लिया है सिचुएशन को। दूसरा ये एक और शिकायत जो है वो ये है, जो कि बीजेपी का आर्ग्यूमेंट भी था कि 370 खत्म होने के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी,
सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात नहीं करूँगी, मिलिटेंसी के हवाले से, लेकिन करप्शन जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो नए LG साहब आए हैं, अगर इन दो इश्यूज़ को देखें, एक तो ये गवर्नेंस के इश्यूज़ को, ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज़ को, और दूसरा ये है ये जो करप्शन के इशू को है, ये प्रॉपरली जो है इनको मुझे लगता है कि हैंडल करना चाहिए, और ये फीडबैक जो है, ये सही फीडबैक जो है हायर अप्स पे जाना चाहिए। तो ये मेरी एक अपील है LG साहब से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब से हालात कशीदा हो गए हैं, जब से रिलेशंस ख़राब हो गए हैं, तब से हमने देखा कि जो LOC ट्रेड था उस पर भी असर पड़ा, वो भी बंद हुआ, और जिसकी वजह से जो अखरोट के साथ वाबस्ता यहाँ पर लोग हैं उनमें नाराज़गी पाई जा रही है। उनका मानना है कि अगर ये रास्ता खुल जाता, ये ट्रेड खुल जाता, तो उससे जो उनका कारोबार है उसमें न सिर्फ इजाफा हो जाता, मुनाफा पैदा हो जाता, बल्कि उन्हें भी राहत की सांस मिलती। बारामूला के कुछ इलाकों में जो लोग इसके साथ, या कुपवाड़ा के कुछ इलाकों में जो लोग इसके साथ, इस कारोबार के साथ वाबस्ता है या व्यापारी है, तो उनके साथ हमारे साथी इरशाद भट्ट ने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि अखरोट का कारोबार किस तरह का है और कैसे इसको मज़ीद वुसअत और फ़ायदा जो है मिल सकता है, और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। किसी ने अगर लोन लिया है, किसी व्यापारी ने लोन लिया, हम भी उसके साथ काम करते थे, बंदे 10 होते थे या 20 होते थे यहाँ पे काम करने के लिए, उन 20 बजाय कि हम यहाँ 5 आदमी काम कर रहे हैं, इतना यहाँ पे कम पड़ा है। तो इसलिए गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि कम से कम थोड़ी सी इनको भी राहत दी जाए लोन में से। अगर किसी को KCC है, कुछ है, गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा ऐलान किया था कि माफ़ हो जाएगा, आधा कुछ छूट दे देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा, दोबारा ये ट्रेड खुलना चाहिए? हाँ, हमारी तो दोनों मुल्कों से ये गुजारिश है, और ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि इस ट्रेड को खोल दिया जाए, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, बेहतर हों। उसके लिए हम भी तो थोड़ा सा, हम यहाँ बॉर्डर पे भी रहते हैं, हमें उसका भी गोलीबारी का भी सामना करना पड़ता है। बहुत असर पड़ा जी इस साल के, मतलब इस पे बिजनेस पे, इस पे पहले तो मतलब ये था दफ़ा 370 हटाने की वजह से, उससे भी असर पड़ा। फिर उसके बाद जो ये कोविड का ये मामला आया, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा। बिल्कुल, ट्रेड अगर दोबारा खुलेगा तो यहाँ के जो मज़दूर तबका के लोग हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा है, और हम लोगों को भी इसका फ़ायदा है। क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से दोनों मुल्कों से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? क्या ट्रेड जो है दोबारा खुलना चाहिए ताकि यहाँ के मुकामी लोगों को जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले? जी हाँ, मतलब ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर ये ट्रेड दोबारा खुलेगा, यहाँ के जो लोग हैं, खास करके मजदूर तबका के लोग जो हैं, उनको इसका मतलब फ़ायदा है। नाज़रीन, जैसा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने, खासतौर पर कश्मीर वादी के अंदर सरकार ने फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जो हैं वो ऑफलाइन ले जाएंगे, और नवंबर के बस से ही ये इम्तिहानात शुरू हो सकते हैं। वहीं पर 11वीं जमात के तालिब इल्मों ने आज शहर श्रीनगर में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उनका मानना था कि वो स्कूल गए ही नहीं, और उसके साथ साथ उनका सिलेबस कवर हुआ ही नहीं। मैं 11वीं जमात के तालिब इल्मों की बात करता हूँ, और उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके हक में मास प्रमोशन की जाए, ताकि ज़हनी तौर पर वो ठीक रहे। उनकी डिमांड है, लेकिन सरकार का इस पर क्या रुख होगा वो आइंदा देखा जाएगा। लेकिन आज शहर श्रीनगर में आकर इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हम सारे यहाँ पे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सारे डिफरेंट स्कूल से हैं, बस सारों की एक ही डिमांड है कि सारों को जस्टिस चाहिए, सारों को मास प्रमोशन चाहिए। हमारी क्लासेस होती थी 2G पे, हम लोगों ने बहुत एफर्ट्स लगाए, हमारी टीचर्स ने अपना बेस्ट दिया है, मगर वो सारा इन वेन्स गया है, उसको कुछ भी मतलब नहीं था उसका। जब क्लासेस चलती थी बीच में डिस्कनेक्ट होती थी, हम ज्वाइन नहीं कर पाते थे, बहुत बच्चे क्लासेस नहीं दे पाते थे, यहाँ तक कि हम लोगों ने कितनी बार 4G का डिमांड किया, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इनको सच में एग्ज़ाम लेना था, एटलीस्ट इनको हमारे साथ 4G ऑन करना था, हमारे लिए उतना करना था इनको, ताकि हम आराम से क्लासेस दे पाए। इन्होंने परसों इंटरव्यू में बोला कि 11 जो है वो बेस है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हम भी मानते हैं कि हमारा बेस है, बट यही बेस जम्मू वालों का भी है, बाकी मुंबई बेंगलोर सारों का है। जब हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है, उनको भी देना है, उनको भी उन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है जिनमें हमें बैठना है। तो जब उनको मास प्रमोशन मिली, हमें क्यों नहीं मास प्रमोशन मिलेगी? कितनी बार यहाँ पे नेट बंद हुआ, हमारी कितनी क्लासेस मिस हो गई थी, कितनी बार हम लोगों को प्रॉब्लम हुई। इनको उस सब कुछ के ऊपर देखना चाहिए, उस सब कुछ के ऊपर बात करनी चाहिए। बस हमें जस्टिस मिलना चाहिए। जब सारों को मास प्रमोशन मिली, हमें भी मास प्रमोशन मिलनी चाहिए। उधर पुलवामा में भी आज 11वीं जमात के तालिब इल्मों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मास प्रमोशन होनी चाहिए,
ताकि वो जहनी तौर पर फिट रहें। उनका मानना है कि उन्होंने सिलेबस कवर नहीं किया, स्कूल भी नहीं गए हैं, आज काफ़ी परेशानियां हैं और सरकार को इस हवाले से फ़ौरन से पेशतर जो फैसला है वो स्टूडेंट्स के हक में लेना चाहिए। क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। जेके बोर्ड से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह जम्मू डिवीज़न को आपने मास प्रमोशन की, हमें भी हक चाहिए कि हमें भी मास प्रमोशन चाहिए। जो हमारा सिलेबस है वो पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हो सका, हमने कुछ नहीं पढ़ा। अगर देखें तो मार्च से दिसंबर तक, मार्च तक हमने टोटली कुछ नहीं पढ़ा। और फिर जो कहते हैं इन्होंने जूम क्लास शुरू की, उनमें से भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। आपको मालूम है कि हम साउथ कश्मीर से किस तरह हालात गुजरते। अब हम लास्ट में यही गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमें मास प्रमोशन की जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल रिपोर्ट और आज सरकार का ये प्रोग्राम चल रहा है बैक टू विलेज। और बैक टू विलेज में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, मुख्तलिफ गाँव देहात में जाकर अफसरान लोगों के मसाइल सुनते हैं। लेकिन पांजत काजीगुंड का इलाका, यहाँ के लोगों ने कहा कि इससे पहले भी बैक टू विलेज जो है 2 मराहल गुजरे हैं, लोगों के मसाइल सुने गए हैं, लेकिन आज तक वो नाउम्मीद ही है। लेकिन मौजूदा गवर्नर, उनसे उन्हें उम्मीदें हैं और इस बार इसी वजह से वो इस बैक टू विलेज प्रोग्राम में शामिल हुए, क्योंकि इस बार वो पूरी उम्मीद है कि जो वो अपने मुतालबात अफसरान के सामने रखेंगे वो पूरे हो जाएंगे। और इस हवाले से यहाँ पर कुछ अफसरान भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि लोगों ने जो शिकायतें की हैं वो भी उन्होंने उसे नोट किया है और वो उसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स तक फॉरवर्ड करेंगे। सर, हम आज उम्मीद रखते हैं, पहले जो फेज हुए आम लोग में बहुत नाउम्मीदी हुई। आज जब ऑनरेबल गवर्नर जनाब सिन्हा साहब ने खुद कमिटमेंट किए है कि आज लोगों से जो वादे किए जाएंगे हम कोशिश करेंगे, हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल कोशिश करेंगे कि इन मसाइल को टू सम एक्सटेंट हल करेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ वो खुद भी इसमें इंटरवेन करेंगे। और दूसरी बात, हमें कमिश्नर मैडम शीतल नंदा, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सिद्धा साहब, वो भी इसमें इंटरवेन करेंगे। हम पर उम्मीद है कि आज हमारे मसले हल हो गए और ताकि हमारी डेवलपमेंट भी हो सके और सरकारी काम काज जो हम आगे भी उसमें अपना भरपूर ताउन पेश करेंगे। कहीं डिमांड्स पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की ज़रूरत होती है। जो अब छोटे छोटे काम होते हैं वो तो नरेगा में होते हैं, बाकी जो ब्लॉक रूरल डेवलपमेंट का काम होता है वो तो होता है। जो जहाँ तक इस प्रोग्राम 3 का सवाल है, प्रोग्राम 3 में पहले ही गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, वो 10 लाख रुपए इनको पहले ही डाल दिया है अकाउंट्स में। उनको आइडेंटिफिकेशन करनी है कौन सी काम करनी है इसमें। वो तो लोगों ने बहरहाल मुतफिक राय से वो काम अपने हाथ में लिया, उसका प्लान बनाया है। उसमें तो 20,000 सपोर्ट किट के लिए रूरल डेवलपमेंट ने रखा है, 20,000 के किट। और बाकी जो 9,80,000 है उसमें उन्होंने बाकी जो 2 काम उठाए हैं यहाँ के लोगों ने, वो मुतफिक राय उन्होंने उठाए, वो 2 काम उनको 2 लाद बनाने हैं। वो इनकी हमारे इस बात में यही कहना है कि जो इनके अच्छे मसाइल है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, उन्होंने तो अच्छे गाँव के डेवलपमेंट के लिए जो मसाइल उठाए वो हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे। नाज़रीन, दर्दपुरा कुपवारा से फार फ्लंग एरिया से आए हुए कुछ लोगों ने आज शहर श्रीनगर में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। आप अंदाज़ा समझ सकते हैं और हसासियत समझ सकते हैं कि ये लोग कितने परेशान होंगे कि इनको कुपवारा, दर्दपुरा जो सैकड़ों किलोमीटर यहाँ से दूर है, वहाँ से शहर श्रीनगर आकर एहतजाज करना पड़ा, क्योंकि सरकार बेहस है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी की सुनती नहीं है। इस वजह से वो यहाँ आकर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गई है। उनका मानना है कि इलाके की सड़क जो काफ़ी खस्ता हालत में है, काफ़ी खस्ता हो चुकी है, लोगों का चलना यहाँ से महाल हो जाता है, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वो आज कुपवाड़ा से लेकर शहर श्रीनगर तक आने के लिए मजबूर हो गए। और अरबाब इक़्तिदार तक ये आवाज़ पहुँचाने की इनकी कोशिश है कि खुदारा इनकी सड़क की मरम्मत की जाए, इसकी मैग्नीमाइजेशन हो जाए ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दर्दपुरा का रहने वाला हूँ। मांतीपुरा और सैयद मोहल्ला तक 3-4 मोहल्ले पड़ते हैं। वहाँ पे आरएमबी की एक रोड आई थी, वहाँ पे हमारी जमीनें बर्बाद हो चुकी हैं। आज तक कोई ठेकेदार वहाँ नहीं आता है, न उसको देखता है। कोई भी बीमार होता है हम चारपाई भी उठा के ले जाते हैं। हम एमपी साहब के पास भी गए, आरएमपी के एमपी के पास भी गए, उसने बोला आजकल करते करते 3 साल हो गए, हमारा सब मसला ऐसे ही पड़ा रहा। तो परसों एक टीम वहाँ पे गई, हमको कोई पता नहीं है। वो सरपंचों ने बाहर से
भगा दी है, क्योंकि वो वहाँ गई थी मौका करने के लिए। अवाम को पता होना चाहिए, बाहर से कोई टीम इसने मोदी साहब ने भेजी थी, वो हमारे इलाके में गई नहीं है वहाँ पे, ना उसने कुछ काम ही नहीं देखा वहाँ पे क्या हो रहा है। पुराने जो पुल बनते हैं इसके, वो नरेगा के जो पुल बन रहे हैं पुराने, उनको नए सर उसको रिपेयर किया जाता है और उसकी पेमेंट निकालते हैं, और गरीब लोगों से 50,000 रुपया सरपंच वहाँ का मांग कर रहा है कि हम आपको आय के वो कैश देंगे मकानों के लिए। वो भी उन लोगों को मिलते हैं जिनके पास गुजारा है, जो गरीब हैं वो वैसे ही हैं जैसे हैं। हम इंसाफ चाहते हैं इसी चीज का, ये रोड हमारी होनी चाहिए, और जो भी बाहर से आता है ये गरीबों का जो हक है ये क्यों ज़ाया होता है। नाज़रीन, अनंतनाग का एक इलाका अक्कड़ है जहां पर आज बैक टू विलेज प्रोग्राम चला, और इस बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान जहां लोगों के मसाइल सुने, वहीं पर यहां आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया, और मुजाहरे के दौरान उन्होंने यही मुतालबात दोहराए जो बरसों से दोहराते आए हैं। उन्होंने कहा कि जो उनकी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। फिदा हुसैन यहाँ से है, उन्होंने सारी सूरत हाल अक्सबंद की है, और उस दौरान इन खवातीन का, इन हेल्पर्स का क्या कहना था मजीद, आइए आपकी नजर करते हैं। दम कर एलजी साहब चुक ज्यादा ज्यादा दपन तनखा हुर्रात यह कम यीचा पठवरिस एजुकेशन डिपार्टमेंट पास यीत आंगनवाड़ी वर्कर लालडी बेटी तो गो यह प्रेगनेंट लेडी तो गो पोषण अभियान सह PMY तुम क्या मगर इम्यूनाइजेशन सह फलान जाए वातन तो सह मगर सोन कह बोजान सोन अपील कह बोजान। मेहरबानी कर एलजी साहब दपस तम आंगनवाड़ी वर्कर अत पे गुजार कहें, बच वल अड़न खानदार अड़न ती अड़न मजूर पेश अतन। मेहरबानी कर तमिस पे गुजारी दपस रात तनखा। नाज़रीन, त्राल के MTI स्कूल के जो मुंतजमीन हैं उनकी एक ग्रीवेंस है, और एक ग्रीवेंस इस तरह है कि उनका मानना है कि यहाँ पर PDD डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूल के बिल्कुल नज़दीक ही पोल और तरसीली लाइनें यानी बिजली की तरसीली लाइनें बिछाई गई हैं, जो कहीं ना कहीं एक थ्रेट पोज करता है जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे या आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये स्कूल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ से बच्चों का गुजरना और बच्चों की बड़ी तादाद रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये थ्रेट पोज हो चुका है कि यहाँ अगर कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी तार गिर जाए तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम और ख़ासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अपील की है कि खुदारा उनकी तरफ तवज्जो दी जाए और बच्चों की ज़िंदगियों को बचाया जाए, और जो खतरा यहाँ पर लाहिक हो गया है इसको दूर किया जाए। 63 kV का ट्रांसफार्मर है, स्कूल के लिए है महदूद, तो शायद मैनेजमेंट ने उनको इनकार किया था। तो मैंने पर्सनली जेई साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चों को जान का खतरा है, आप लोग यही तार ठीक करें। तो उसने कहा चूँकि आपने ठेकेदार को बिजली सप्लाई नहीं दी इसलिए ये नहीं होगा। तो बाद में मैंने उसे उनकी तरफ से माफ़ी भी मांगी और बार बार रिक्वेस्ट की उनसे कि ये तार ठीक करवाओ, लेकिन 2 महीने गुजर गए, तार वैसी की वैसी लटकी है। यहाँ आप मेरी दाएं तरफ अगर देखेंगे 2 साल से तार लटकी है। यहाँ पे कम्युनिटी क्लास चल रहे हैं, बच्चों की जान को खतरा है। 2 हफ्ते हमें पानी नहीं था, बाद में हमें प्राइवेटली किसी इलेक्ट्रिशियन से रब्ता करना पड़ा तो अपनी स्कूल की जो पावर सप्लाई है वो बहाल करवाई। लेकिन अफसोस ये है कि PDD डिपार्टमेंट का मसला है और PHE डिपार्टमेंट का मसला है। जो ये लाइन है ये PHE डिपार्टमेंट को जाती है, हमारे ग्राउंड से होते हुए हमारे ग्राउंड में तारें पड़ी हुई है, किसी भी बच्चे का पैर उन तारों पे पड़ सकता है और बहुत अफसोस की बात होगी तब उन लोगों के लिए जब कोई अनयूजुअल इवेंट होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गुलिस्तान की वसादत से इन तमाम अफसरान को या मुलाजिमों को जो इस डिपार्टमेंट से कंसर्न है कि बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी ये तारे उठा के फिर से इनको पोलों पे लटकाया जाए। मैं अपने AWS साहब को अभी बता के दूंगा कि क्या मामला है, एंड अगर लाइन गिरी हुई है तो इसको हमने टाइट करके अभी रेस्टोर करना है। आज शाम तक ही कोशिश करेंगे रेस्टोर करा देंगे। एंड नंबर 1, नंबर 2 जो वहाँ पे जो ये स्टेबलाइजर लगा हुआ है क्योंकि वो पब्लिक का है तो उस लिहाज से भी शायद डिपार्टमेंट उतना इंटरेस्ट नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि MTI एंड डिपार्टमेंट कुछ अनबन है जो मेरे नज़र में आया था पिछले टाइम से।
तो फिर मैंने उनको बता दिया था उस टाइम कि दोनों वहाँ की मैनेजमेंट एंड जो पावर डिपार्टमेंट के भी हमारे जो जिम्मेवार हैं इंजीनियर साहब बैठ के वो देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या मामला है, ताकि हमें चाहे जो भी फैसिलिटी हमने के एस्टेब्लिश की हुई है उससे फ़ायदा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी होना चाहिए फ़ायदा, लोगों को भी होना चाहिए फ़ायदा, एंड डिपार्टमेंट को भी कुछ कोई ख़ास इनकम नहीं आ रही तो उनको भी आनी चाहिए, सो दैट उनको भी लगे कि हमने कहीं एसेट कहीं पे एस्टेब्लिश किया है। चलिए नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं सयाहत की। सयाहत कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात में और यहाँ के माहौल में भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 5 अगस्त का फैसला तो टूरिज़्म पर बिजली गिरी और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो कोविड-19 आया तो इसके लॉकडाउन की वजह से भी जो टूरिज़्म सेक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर है तो वो काफ़ी मुतासिर होगा। हालांकि काफ़ी पोटेंशियल है इस टूरिज़्म सेक्टर के अंदर, जॉब एवेन्यूज़ के या उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज है वो बढ़ाने के, या उसके साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की इकनॉमी को बूस्ट करना होगा तो टूरिज़्म का बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ सयाह जो इस कोविड के दौरान यहाँ पर आए हैं, दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है, शहर श्रीनगर आए हैं, डल लेक का इन्होंने सफ़र किया, सैर किया और उसके बाद यहाँ का माहौल देखा और यहाँ का माहौल देखकर काफ़ी खुश हुए और दूसरे लोगों को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि वो कश्मीर आए, यहाँ की जो सयाहत है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाए, जो यहाँ की कुदरती खूबसूरती है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। हालांकि रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जो ख़ासतौर पर डल लेक के अंदर जो बोट रेस चल रही थी इसका भी उन्होंने नज़ारा देखा और बहुत खुश हुए। इरफान फाजिल के साथ बात की, उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। अब दिल्ली से सफर करके आई हैं, वो भी कश्मीर आई हैं और वो भी इस सच सर्कमस्टांसेस, व्हेन वी हैव द कोविड एंड कोरोना वायरस। हाउ आर यू फीलिंग, स्पेशली डल झील के साथ साथ जश्न डल with the great initiative from J&K police? So I wasn't aware of this initiative, but yesterday when I checked in my houseboat, I saw a lot of noise and a lot of sounds and people talking, and then I checked about the festival and they said it's some boat festival that's happening, and I got curious to come and see, and then when I came here I saw a lot of participants taking part in different boat races. I haven't seen anything. I'm waiting for something to start soon and then I'll proceed. When we gone through the Bollywood movies, so we have a lot of Kashmir ki kali, jab jab phool khile, Arzu, and a lot of special fragrance memories, what we can say. So you believe that ab aaj waisa hi kuch hame bhi lag raha hai yahan aake? Bilkul. Kashmir hasn't been, this is not my first, this is my 5th, and every time I come here for the beauty, for the flowers, for the people, and every time kuch naya leke jaati hu, so maybe this time this is Dashni Dal that I'm taking new back home. Like special memories you're sharing, your photographs, videos with your family, friends, other colleagues. कुछ jealousy हो रही है उनको वहाँ पे आप कश्मीर? So there are people who have traveled to Switzerland in my circle and haven't been to Kashmir, and when I posted my pictures they said, is it Switzerland? I said no, it's Kashmir. Oh, fantastic. So how about like sports lovers, especially water sports lovers, and especially these kids, young kids participating here? आपको लगता है कि अलग सा talent है, which is, and skill development is very important, and when we saw this talent, इनको international level पर लेना चाहिए? Absolutely, because sports is something that India is proud of, and this is a very unique sport. This is water sport, and the children here are absolutely enthusiastic, and I can see that enthusiasm on their face throughout. And I think we should take this to an international level because it is going to get us a lot of proud and appreciation in the worldwide. A final message for the tourist and the final message for tourism lovers, especially for Kashmir and Dal Lake. Pandemic में अभी सब लोग डर रहे हैं, but आप आई हैं. You believe that we have a best hospitality all around here? Absolutely. I have decided this because the Srinagar Airport authorities were kind enough to do a test on arrival with no other places doing it. No other tourist places doing that. Only Kashmir is doing that. That's one very, very important reason for me to come here. At the same time, social distancing is natural. It comes out naturally because the population is less as compared to the other cities. So I do not get that panic when I'm going on the road without a mask. Right. Of course, people are maintaining a lot of social distancing and a lot of precautions related to COVID. But at the same time, people are frustrated at home from last 6 months. Right. Please don't get frustrated. Come here, come to Kashmir and enjoy the moment.